ये एक पेड़ जब काटा जाता है वो कहीं ना कहीं अपने पंखियों से बोलता है कि मत काट, मुझे भी दर्द हो रहा है। लेकिन इंसानी रूप जो जानवर है आज इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। कल भविष्य में जब इनको इस चीज़ की औकात पता चलेगी, पानी की तरह जब ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जो वो पेड़ काट रहे थे उसकी वैल्यू पता चलेगी। मुझे लगता है सर वो 5% लोग नहीं मारे जाएंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे 75% लोग गाँव में हैं उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली हैं। देखिए, हम अभी एक युवक को रोके हैं। ये युवक से बात करेंगे। ये युवा हैं, ये अभी इनका एज मुश्किल से हमको लगता है कि 20 से 25 साल का हो रहा होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर हम देखते हैं तो ये तिरंगा झंडा है और लिखा हुआ है कि 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पद यात्रा, 21 राज्यों की ये भ्रमण करेंगे। पर्यावरण बचाओ, राष्ट्र रक्षा यात्रा के बारे में, पेड़ लगाओ देश बचाओ के बारे में। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से चल रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। अयोध्या से पहुँचा मथुरा। उसके पीछे की वजह थी कि त्रेता युग से निकल के द्वापर युग में जाऊँगा और कलयुग को बचाने का बीड़ा मैं उठाऊँगा। और आज जो कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं प्रकृति है। कहा जाता है कि भगवान का गहना बोला जाता है प्रकृति को, आज उसको कहीं ना कहीं हम नष्ट कर रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। कि मत काटो मुझे भी दर्द होता है, कैसे कहूँ मेरे पास भी शब्द होता है। मत काटो मुझे भी दर्द होता है, कैसे कहूँ मेरे पास भी शब्द होता है। क्यों नहीं समझते हो इशारों को, क्यों नहीं समझते हो इशारों को, क्या हर बार जुबा का होना ज़रूरी होता है। तो ये एक पेड़ जब काटा जाता है वो कहीं ना कहीं अपने पंखियों से बोलता है कि मत काट, मुझे भी दर्द हो रहा है। लेकिन इंसानी रूप जो जानवर है आज इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। कल भविष्य में जब इनको इस चीज़ की औकात पता चलेगी, पानी की तरह जब ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जो वो पेड़ काट रहे थे उसकी वैल्यू पता चलेगी। मुझे लगता है सर वो 5% लोग नहीं मारे जाएंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे 75% लोग गाँव में हैं उनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब होने वाली हैं। उसको लेकर मैंने एक जिम्मेदारी उठाई है। सिर्फ एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहा हूँ। कह रहा हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। 130 करोड़ की जनसंख्या है, मैं उनको ना बदल पाऊँ, लेकिन अगर उसका 1% या 0.1% भी अगर लोगों में इम्पैक्ट छोड़ने में मैं कामयाब हो पाया तो शायद मेरे जीवन का मकसद पूरा होगा। फिलहाल उसी के लिए मैं रिप्रेजेंटेटर की तरह निकल रहा हूँ। 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा करूँगा। 21 राज्यों में जाऊँगा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। अभी तक फिलहाल मैं 1700 किलोमीटर चल चुका हूँ और 350 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। 36 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुका हूँ। 36 से ज़्यादा डीएम से मिल चुका हूँ। 36 से ज़्यादा जिलों में जा चुका हूँ। बिहार के पर्यावरण मंत्री से मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री से मिल चुका हूँ। इन सभी से वैसे एक ही बात करिए कि सर सबसे पहले कुछ कर लीजिए तो भारतवर्ष को बचा लीजिए, संस्कृति को बचा लीजिए, विश्वास को बचा लीजिए, समर्पण को बचा लीजिए और यहाँ के युवाओं को बचा लीजिए। क्योंकि आज का जो हमारा युवा है वो दिन भर केवल सोशल मीडिया पर नाच रहा है। उसको ये पता ही नहीं है कि भारतवर्ष में आज़ाद भारत में रह रहा है और जीवित है, इसलिए नाच पा रहा है। कल वो आज़ाद भारत में नहीं रहेगा और अगर नहीं जीवित रह पाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी चीज़ को लेके फिलहाल मैं आप सबके बीच में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि युवा को सुधारने या बिगाड़ने का जिम्मा सिर्फ आपका है कि सरकार का भी है? मुझे लगता है हर व्यक्ति का है सर, हर व्यक्ति न का है। सरकार का है न मेरा है। भारत के 130 करोड़ लोग जो हैं सभी का है, क्योंकि भारतवर्ष न किसी नेता का है न किसी व्यक्ति विशेष का है। भारतवर्ष हर व्यक्तित्व का है और हर व्यक्ति जो यहाँ पे पैदा हुआ है, जिसने यहाँ पे सांसें ली हैं, जिसने यहाँ पे एक भी पेड़ लगाए हैं, जिसने यहाँ पे अपना कुछ भी दिया है, अपना जीवन लिया है, इस संसार को कुछ दिया है, उसका भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष को बचाने की 130 करोड़ लोग की जिम्मेदारी आज है। हम सिर्फ गवर्नमेंट को गाली दें ये भी सही नहीं है, हम सिर्फ 75% लोग को गाली दें ये भी सही नहीं है। हम अपने जीवन काल में 2.5 पेड़ काटते हैं और यूज़ कर डालते हैं
ठंड में गवर्नमेंट नहीं आती तब तक जलाने के लिए, जो गरीब लोग होते हैं वही जलाते हैं, वही पेड़ काटते हैं, लेकिन क्या वो पेड़ लगाते हैं, ये भी सवाल बनता है। अगर आप किसी के ऊपर हम एलिगेशन भी लगाते हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं हम भी उसमें भागीदारी हैं और हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काट रहे हैं। 2.5 पेड़ हम भी यूज़ कर रहे हैं पूरे जीवन में, तो 2.5 पेड़ एटलीस्ट लगा के मरें, इतनी तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। कहीं ना कहीं आज हम उससे भी दूर होते जा रहे हैं। 130 करोड़ लोग अगर 2.5 पेड़ काट देते हैं तो आप सोचिए 260 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट दिए जाएंगे अगर इस तरीके की स्थितियाँ रहेंगी तो। आपको हम रोकना चाहेंगे, हम बताते हैं आपको कि मनरेगा के तहत बहुत सारा पेड़ वगैरह लगाया जाता है हर एक पंचायत में, ठीक है। जी उसमें कम से कम 6.5 लाख रुपया उसका स्कीम आता है जी 5 साल का, जी ठीक है। लेकिन एक भी वीडियो जो होते हैं जो एनओसी देते हैं, ठीक है, उसका सही से जिम्मेवारी नहीं अब निभाते उसको हैं। लेके मैंने गवर्नमेंट से अपील करी है और उसको लेके मैंने डीएम को एक ITR फाइल कर रहा हूँ कि हर साल हर ज़िले में 35 लाख से ज़्यादा वृक्ष आते हैं, उसको कितने % लगाए जाते हैं और कितने % पेड़ बचाए जाते हैं और कितने % पेड़ बचाए गए, इसका आप मुझे डाटा दे दीजिए। क्योंकि आप उनसे जो लड़ सकते हैं सर, उनसे सिर्फ डाटा के बेस पे बात कर सकते हैं, हम बहस करेंगे नहीं। हमें आपने अच्छा काम किया, आप हमें उसका रिजल्ट दे दीजिए। आप क्यों अच्छा काम क्यों डर क्यों रहे हो, आप मुझे उसका अच्छा रिजल्ट दे दीजिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिल रहा हूँ और मैंने एक डिमांड करी है कि अगर आप अच्छा काम कर ही रहे हो तो इसकी एक वेबसाइट बना दीजिए। इसकी वेबसाइट बनाने के बाद हमारे जो 27 राज्य हैं वो और 27 राज्यों के ज़िले हैं उनको लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट करने के बाद हर ज़िले में कितना पेड़ अलॉटमेंट हुआ है वो आप डाल दीजिए और वहाँ पे एक ओपन वेबसाइट बनाने के बाद पब्लिक को ऑप्शन दे दीजिए कि अगर उनको लगता है कि इस जगह पे पेड़ लगाया गया और वहाँ पे स्पॉट पे जाता है पेड़ नहीं लगाया गया तो उसकी फ़ोटो क्लिक करे, वीडियो रिकॉर्ड करे और वेबसाइट के ऊपर डाल दे और डीएम को कहीं ना कहीं नोटिस दे दे। अगर डीएम ना हो तो पर्यावरण मंत्री उसको नोटिस में, इस तरीके से हम पूरे राज्य को और कहीं ना कहीं कंट्रोल सिस्टम लेके आ पाएंगे और अपने ज़िले को हम देख पाएंगे हमारा ज़िला किस तरीके से पर्यावरण के प्रति जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट इस पर अच्छा काम कर रही है तो इस पर विचार करना चाहिए उनको, क्यों डर रहे हैं फिर इस चीज़ के लिए। इसको लेकर मैंने केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को और मैंने होम मिनिस्ट्री को, सभी को मैंने फिलहाल राष्ट्रपति को मैंने सबको इसके लिए पत्र लिखा है। और फिलहाल 2024 में जब माननीय मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो मैं फिलहाल इसी चीज़ को लेकर मिलने वाला हूँ कि सबसे पहले कहीं ना कहीं कुछ बचाना है तो पर्यावरण बचाना, और पर्यावरण को बचाने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि हम सब मरेंगे, इसके जिम्मेदार अगर सिर्फ आप बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सिर्फ वोट बैंक बनाने से या वोट मांगने से काम आपका नहीं चलेगा। तो लोग जब सरकार बनती है तो लोग सरकार बनाने से पहले पब्लिक के बीच में जाते हैं जी और कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ सुविधा देंगे जी, कि क्या पर्यावरण को ठीक कर देंगे हम जी। बहुत सारा वादा में होता है, लेकिन कहीं भी ज़मीनी स्तर पे काम हम नहीं देखते हैं। जी। लोग कहते हैं कि औद्योगिकीकरण करेंगे, ठीक है, लेकिन एक तरफ आप वृक्ष को काट करके जी। आप औद्योगिकीकरण तो कर देते हैं लेकिन आप कहीं दूसरे जगह पे वृक्ष नहीं लगाते हैं। ये जिम्मेवारी एक युवा को नहीं होना चाहिए। युवा पीढ़ी जितना लोग हैं आज सिर्फ एक मिनट जो सिगरेट पीने में लगे हुए हैं, पर्यावरण को वो दूषित करने में लगा हुआ है, जिसके पास एक गाड़ी होना चाहिए वो एक आदमी शौक के तौर पे 10 गाड़ी रखता है। क्या ये सब चीज़ गलत है कि नहीं? बिल्कुल, इसी चीज़ का तो मैं विरोध कर रहा हूँ। इसी चीज़ की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर भारत को पढ़ाने की ज़रूरत है। आज भारत में अवेयरनेस की कमी है ना भाई। अगर मैं यहाँ से यात्रा करते हुए आ रहा हूँ तो मुझे भाई साहब मिले, मैं 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर ये मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब उस दौरान मुझे कम से कम 200-500 लोग देखे, लेकिन 3 लोग को ही क्यों समझ में आया कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अवेयरनेस का रेशियो कितना कम है और उसका वजह क्या है कि 35% हमारा एजुकेशन इंफ्रा जो डेवलप नहीं हो पाया आज तक, और आज भी कहीं ना कहीं हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे हैं। 125 नंबर का हमारा हेल्थ इंफ्रा है, उसके बाद हमारा जो एजुकेशन इंफ्रा है वो 35 नंबर का है। किसी भी देश को ऊपर ले जाने के लिए 2 डिपार्टमेंट बहुत मजबूत करने पड़ते हैं। एक तो एजुकेशन, जहाँ पे ग्रेवेंस कम होगी, जब वो समझदार होंगे पढ़ेंगे तो। दूसरी चीज़ हेल्थ इंफ्रा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आगे आने वाले लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे। इस 2 चीज़ के बाद आज हमारे यहाँ केवल हम कास्टिज्म की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वहाँ पे कास्टिज्म को लेकर ग्रेवेंस पैदा किया जाता है। अवेयरनेस की कमी है सर। अगर अवेयरनेस को नहीं बढ़ाया गया तो 2050 तक डेफिनेटली किसी न किसी फिर से गुलामी के रास्ते पर हम चले जाएंगे। जैसे भारत में 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने हमें रोज़गार देने के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक कब्जा किया 200 साल तक, उसी तरीके से हम फिर जाने वाले हैं, उसी स्थिति में जाने वाले हैं। आज हमारे पास में 150 लाख करोड़ का लाइबिलिटी है। जितने लोग खड़े हैं इन सब के ऊपर 1,30,000 रुपये का लाइबिलिटी है। इनको पता ही नहीं है इसके बारे में। आने वाले 2050 तक $470 मिलियन की इकोनॉमी अगर हम लॉस कर जाएंगे तो हम कहाँ सस्टेन करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। इस पर कहीं ना कहीं समझने की और विचार करने की ज़रूरत है। यूथ को आना पड़ेगा। 55% यूथ है, उनको नाचने से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना पड़ेगा। एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं। लोग हम देखते हैं कि कई लोग गलत काम करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं वो ऐसे करके पीते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लोग उस पर अंकुश नहीं लगाता है। लेकिन हमारी माँ बहन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मासिक हो गया उसको, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के जाते हैं तो छुपा करके लेके जाते हैं।
आपको नहीं लगता है कि युवा पीढ़ी का भी मानसिक पुराना है, खराब है? आपको नहीं लगता है? हम पता क्या कर रहे हैं, हमने क्या कहा कि हम जो पढ़ाई भी करते हैं हाँ। वो नौकरी मांगने की पढ़ाई करते हैं, मांगने के पास सही और अगर वो नहीं मिला तो हम ग्रेवेंस पैदा करते हैं। तो हम कहाँ शिक्षित होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो भिखमंगा होने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो हमारा जो एंड गोल है वो है किसी चीज़ को पाना, पढ़ाई के थ्रू मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ग्रेवेंस पैदा करेंगे। अब उसमें उनको ये पता होता है कि नौकरी तो मिलनी नहीं है। अब किसी बच्चे से बात करो पढ़ने का क्या मतलब है, सर नौकरी तो मिलेगी नहीं। उसका ये होता है कि मैं पढ़ूँ किस लिए, क्योंकि नौकरी तो नहीं मिलेगी। उसको पता ही नहीं है कि एजुकेशन नौकरी के लिए नहीं होता, आपके व्यक्तित्व को चेंज करने के लिए होता है, आपको गलत और सही का डिसीजन लेने के लिए आपको काबिल बनाता है। अगर वो सही में शिक्षित होते तो वो सिगरेट पिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिगरेट ऐसी जगह पिएंगे जहाँ पे सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे हमारा वातावरण दूषित नहीं होगा, जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स की बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ जेंडर की बात करेंगे, इक्वालिटी ऑफ कास्टिज्म की बात करेंगे, जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर बात करके भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करते हैं किसमें, कास्टिज्म की। आज हम बात करते हैं मेल और फीमेल जेंडर को लेकर। कहाँ हमारे में अवेयरनेस है? जब अवेयरनेस की कमी है तो कहाँ विकसित हो पाएंगे? और भारत जैसे देश में सर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है तो वहीं थूकते हैं। इस तरीके की स्थिति है जिस देश में कीड़े मकोड़े की तरह लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस देश में कीड़े मकोड़े की तरह लोग रह रहे हैं, उस देश में सबसे जरूरी अगर कुछ बचाना है तो एजुकेशन को बचाना है, क्योंकि यही अगर नहीं बचा तो फिर स्थितियां हमारी ख़राब हो जाएंगी। और उसको बचाने के लिए मैं यहाँ, इसलिए मैं जब बिहार आया था, बिहार में पहुँचा क्यों, उसके पीछे की वजह थी कि बिहार को हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं मुंबई पहुँचा, वहाँ पर बिहारियों को बहुत छोटे नंबर पर देखा गया, दिल्ली रहा बहुत छोटे स्तर से देखा गया। और फिर मैं जब बिहार पहुँचा तो मैंने चंद लाइनें लिखी बिहार के लिए कि कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। वो कुछ चिल्लर थे जो गिरे खनके जिनकी आवाज़ कुछ दूर तक गई। वो बेशकीमती जो नोट हुआ करती थी बिहार के किसी कोने में छुप के हमेशा हमेशा के लिए रह गई। इसलिए मैं बिहार आया हूँ, बिहार लिखने आया हूँ। बिहार के लोग बहुत खूबसूरत हैं, इनको बदनाम मत करिए। मुझे लगता है नालंदा यूनिवर्सिटी इतिहास में जहाँ 2500 साल पहले इन्वेंशन किया गया, आज उसको ख़त्म कर दिया गया ना। यहाँ के जो 5% लोग थे जिन्होंने गंदगी फैलाई, आज वो सारे इंस्टीट्यूटों में सर्वाइव कर रही है। अगर इनको यहाँ पे इंफ्रा मिल गया होता, इनको यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मिल गया होगा, तो मुझे लगता है भारत की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आज बिहार कर रहा होता। आज महानगर में जाएंगे आपको सबसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हुए मिलेंगे बिहार के। आप दिल्ली पहुँचेंगे सबसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हुए बिहार के। आज भी बिहार के लोग इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उनको बिहार में क्यों जगह नहीं मिली, इस पर विचार करने का समय है। आज अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो यहाँ पहुँचने पे पता चल रहा है कि जनगणना करवाई जा रही है कास्टिज्म के बिहार पर। अब आप सोचिए, देखिए, जिस देश में, जिस राज्य में कास्टिज्म को लेके जनगणना करवाई जाए उस राज्य का क्या विकास होगा। हम आज भी मानसिकता रूप पे हमने बांट दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपने बांट दिया, आपने अपना वोट बैंक बनाना शुरू कर दिया। अभी से 2024 की तैयारी करना शुरू कर दिए। क्यों कर रहे हैं भैया? आप अच्छे काम भी तो करके, आप एजुकेशन का नाम लेके भी तो चुनाव जीत सकते हो। क्या केजरीवाल चुनाव नहीं जीते? एजुकेशन पे ही लड़ाई लिए, कास्टिज्म तो लड़ाई नहीं लड़े। तो इसका मतलब वहाँ के लोग दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, मतलब लोग समझ रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, एजुकेशन को वैल्यू दे रहे हैं। आज का यूथ बढ़ रहा है, उसको एटलीस्ट कैंपेनिंग तो करो, क्योंकि भारतवर्ष के जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, किसी न किसी के फॉलोअर बनते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ सुनना सभी की, करना अपने मन की, फॉलोअर मत बनो किसी के, क्योंकि फॉलोअर बनते हैं और उसकी वजह से, उनका इमोशन की वजह से उनको काट लिया जाता है और सिर्फ वो बेवकूफ़ बन के घूमते रहते हैं। बाद में चुनाव आएंगे, लड़ेंगे हाथ में और बाद में गेट पे खड़े रहेंगे, उनका सुना भी नहीं जाता है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है? इसके बाद सर मैं बिहार शरीफ होते हुए निकलूंगा। यहाँ पे एक मिशन हरियाली करके एक सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे फिलहाल मिलने जा रहा हूँ, नूरसराय के बिल्कुल बिल्कुल मैं उनसे मिल रहा हूँ। और क्योंकि पता चला पिछले 3 साल से लगातार वो इस पे काम करते जा रहे हैं, मुझे लगा मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो। वहाँ के लोग है ना, उस एक NGO है, वहाँ के लोग है ना पेड़ वगैरह बांट रहे हैं। ठीक है, बहुत जगह हम दनियामा में भी उनका देखे हैं जी। तो आप यहाँ के बाद वहाँ जाएंगे? वहाँ उस तरफ मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मैं निकलूंगा नालंदा यूनिवर्सिटी, करीब से देखना चाहता हूँ उसको, बहुत शौक, बहुत मतलब अंदर से। कभी देखा था कि नहीं? कभी, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। और मुझे लगता है मैं संघर्ष करते हुए उसको देखूंगा तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल होगा जब मैं उसको देख रहा हूँ। यूपी के एक है बंदा आए हैं और वो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को देखने जा रहे हैं। मतलब आप उसके बारे में कुछ पढ़े कि नहीं? यही है कि भैया 2500 साल पहले जिस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े से बड़े व्यक्तित्व इन्वेंशन कर रहे थे, उस जगह को ख़त्म क्यों कर दिया गया? उसके पीछे की वजह क्या थी? वहाँ के लोगों से बात करूँगा, यहाँ का स्थानीय लोगों से बात करूँगा। मैं अपनी एक किताब लिख रहा हूँ, द सीक्रेट ऑफ 10,000 किलोमीटर। उसमें मैं स्पेशल बिहार लिख रहा हूँ, स्पेशल बिहार की खूबसूरती लिख रहा हूँ, क्यों कमी है, क्या कमी है, उसको लिख रहा हूँ। ऐसा इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में कोशिश करूँगा कुछ चंद लाइनें लिखने के लिए। फिर मैं बोध गया पहुँचूँगा, जहाँ पर भगवान बुद्ध को पहली बार ज्ञान मिला, तो उस जगह पे जाऊंगा, उस पवित्र स्थान पे जाऊंगा जहाँ से हो सकता है कि मेरे व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत चेंज आए। उसके बाद फिर मैं आगे की तरफ निकलूंगा, रांची, जहाँ पे मैं ये शहर कौन सा आप जानते हैं? ये पटना ज़िले में पड़ता है अभी शायद। ये फतुहा शहर है। हाँ, फतुहा शहर है। यहाँ के लोग आपको कैसा लगे?
बता रहा हूँ सर कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ के लोगों में बहुत अच्छी चीज़ है कि डाउन टू अर्थ है, प्यार बहुत है। लेकिन बस वही है कि मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी। मुझसे पूछते हैं, अभी मैं आ रहा था, भैया मुझसे पूछे भैया क्या है ये, मैं बोला भैया पर्यावरण को लेकर काम कर रहा हूँ। अच्छा मुझे इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? अब आप समझ के देखिए, वो चाहते हैं उनको अच्छी चीज़ें बताई जाए, लेकिन उनके लिए कैंपेनिंग नहीं कराई गई कभी भी। अगर ये कैंपेनिंग कराई गई होती, जो यहाँ पे नाच रहे हैं, जो यहाँ की भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं, जो चल छैया छैया पे दिन भर नाच रहे हैं, ऐसे फालतू के गाने बना रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कि इसलिए कैंपेनिंग करें। जो यहाँ के सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं उनको भी आना चाहिए, इसलिए कैंपेनिंग करना चाहिए। तुम काम करो, इंडस्ट्री में काम करो, कुछ अच्छे भी काम कर सकते हो, अच्छी इसके लिए मूवी बना सकते हो। इन्वायरमेंट को लेकर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर बिहार इस टाइम कंजम्पशन किया गया, अभी डाटा था इसके ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री में इसके लिए मूवी बनती। मुझे लगता है ये ऑस्कर में भी जा सकती थी, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट पे काम किया। जो ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम है उस पर रिसर्च करिए। कंटेंट ही नहीं है, आप कपड़ा उतार के दिन भर नाच रहे हैं। अच्छा आप ही बताइए, आप इसके पहले क्या कर रहे थे? मैं पिछले 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था सर, एजुकेशन इंडस्ट्री में, और सारे कॉम्पिटेटिव सेगमेंट को लीड किया करता था। एसएससी, बैंक, रेलवे के साथ साथ सिविल सेगमेंट, टेक्निकल, टीचिंग, डिफेंस, सारे सेगमेंट को लीड करता हुआ आया हूँ। 7 साल हो गया मुझे काम करते हुए। मेरा 11 लाख का एलपीए था, 90,000 मेरी सैलरी थी। सभी को रिजाइन करिए फिलहाल। 90,000 आपका सैलरी थी? जी। आपने क्यों छोड़ा? इसी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। क्योंकि भारत में, आपको मैंने क्या बोला कि भारत के लोग बड़ा इमोशनल हैं। जब तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ोगे आपको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि जब 90,000 की सैलरी छोड़ दी तो लोग मुझे बहुत ऐसे देखना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि यार मैंने 90,000 की नौकरी छोड़ दी, ये क्या कर दिया मैंने। यहाँ पे 20,000 25,000 रुपया लगे, लोग नौकरी के लिए कितना मारे। उसका कारण ये है कि उनके पीछे सिर्फ नौकरी है, और नौकरी के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, विराट कोहली प्लेयर है या स्किल्ड प्लेयर है? स्किल प्लेयर है। बैटिंग जब उन्होंने पहली बार करी होगी तो प्लेयर तो उसी दिन बन गए, लेकिन जैसे उनके पीछे स्किल्ड लगा वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए, और पैसा कहाँ से आ रहा था ये उनको भी नहीं पता है। जैसे आप स्किल्ड होते हैं, जिस दिन आपके पास स्किल नाम की कोई चीज़ ऐड हो जाती है, चाहे आप सिंगर बन जाएं अच्छे, चाहे आप अच्छे क्रिकेटर बन जाएं, चाहे अच्छे आप कोडिंग के लिए बन जाएं, चाहे आप अच्छे रिपोर्टर बन जाएं, चाहे अच्छा आप स्पीकर बन जाएं, कुछ भी एक स्किल आप डेवलप कर लीजिए, पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। पैसा कहाँ से आएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में इतना पैसा है, एलोन मस्क पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है, तो आप भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपके पास में सिर्फ एक चीज़ की कमी है, स्किल नहीं है। उसके पास में एक चीज़ की कमी नहीं थी, हमेशा से स्किल्ड हुआ, और कहीं ना कहीं आज चांद पे भी कब्जा करने के लिए सोचना शुरू कर दिया, सिर्फ इसी चीज़ के लिए। अगर आपके पास स्किल्ड हो गई तो आप किसी न किसी चीज़ को ऊपर लेके चले जाएंगे। आपके अंदर डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन डर खत्म हो जाएगा उस दिन नौकरी मांगना बंद कर देंगे। जिस दिन नौकरी मांगना बंद कर देंगे उस दिन कोई ये कहेगा नौकरी छोड़ के आया हूँ तो गाली देंगे, हट बहुत बढ़िया किया तू नौकरी छोड़ के लिए। जोरदार तालियां एक बार। तो नौकरी नहीं मांगो, मैं कहता हूँ एक ही चीज़, ठीक है, नौकरी नहीं मांगो, क्योंकि नौकरी शब्द ही गलत है, ठीक है। आप उसको बदल के इंडिपेंडेंसी की बात करो, तो उसको लेके थोड़ा सा काम करिए आप। तो अगर पूरा भ्रमण हो जाता है आपका ये 10,000 किलोमीटर का, उसके बाद आप क्या करने फिर वाले? यही करूँगा। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, 75 ज़िलों में 75 बड़े इवेंट करूँगा। फिर अपने ज़िले में आऊँगा, अपने ज़िले की एक तहसील को पकड़ूंगा, उस तहसील को सबसे खूबसूरत बनाऊँगा, और उसके बाद क्योंकि जब पूरे राज्य से घूम के आऊँगा तो अच्छे अच्छे व्यक्तित्व को लेके आऊँगा। 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। एक तो आशुतोष पैदल चलेगा, पेड़ लगाएगा, खोदेगा, इतना ही पता है उसको। दूसरा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अच्छे लोग हैं जिनको इन्वेस्टर के तौर पर लेके आऊँगा, और कुछ होंगे जो ज्ञान देंगे, जिसको पता होगा कि पेड़ कैसे लगाना है, किस तरीके के पेड़ लगाना, किस ज़मीन में पेड़ लगाना है। वो आएंगे जो लोगों को अवेयर करेंगे। 3 लोग को जोड़ने का काम करूंगा, और अपने शहर की एक तहसील को पकड़ूंगा जिसको मैं खूबसूरत बनाऊंगा। और इतना ही सपना है सर, कम से कम कुछ नहीं तो एक तहसील तो खूबसूरत बना ही दूँ मेरे जीवन में। नाम क्या होता है? आशुतोष पांडे। अभी आप देख रहे थे, ये आशुतोष पांडे जी हैं, और अयोध्या से चल करके बिहार के कई राज्य को भ्रमण करेंगे, और पर्यावरण को बचाने का एक कोशिश इनका है। 10,000 किलोमीटर ये चल करके एक अच्छा कोशिश है। ये 20 से 25 साल का एक युवा है। आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपना पूरा का पूरा जीवन धूम्रपान वगैरह और गलत चीज़ों में व्यतीत कर देता है। लेकिन ऐसे युवा अगर बिहार में भी पैदा लें, अब बिहार के लोगों को भी जागरूक अगर करते हैं, तो हमको लगता है कि अगर बिहार क्या, अगर हर एक राज्य में अगर पैदा लेते हैं तो हमको लगता है कि भारत एक सबसे खूबसूरत देश बन सकता है।